नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यशाला को वर्चुअली संबोधन किया है। वहीं उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सहित कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और छात्रों ने पीएम को वर्चुअली सुना। वहीं पीएम ने कहा कि मैं उन सभी राज्यपालों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने विकसित भारत के निर्माण से संबंधित इस कार्यशाला का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हर भारतीय को विकसित भारत के लिए योगदान देने की सोचनी चाहिए। जिस तरह आज़ादी के लिए हर भारतीय ने योगदान अपने स्तर से दिया, ठीक उसी तरह विकसित भारत के लिए योगदान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के विजन के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। पीएमसी इस पहल का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सराहना भी की है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित करने का जो संकल्प है उसको पूरा करने का संपूर्ण जो अभियान है उसमें समस्त देश को जहां सहभागी बनना है, वहीं शिक्षा जगत के जो हमारे शिक्षाविद हैं, कुलपतिगण हैं, विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं और विद्यार्थी हैं, जिनको इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सबसे बड़ा योगदान देना है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, आईआईटी, एनआईटी के डायरेक्टर और राज्यपालों से और शिक्षा मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल जो है विकसित भारत योजना सामने रखी है। और मैं कह सकता हूं कि जो 2047 का टारगेट है प्रधानमंत्री जी का और हम सबका कि विकसित भारत बनाना है, उसमें विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होगी। हम अपने प्रदेश में 35 सेमिनार रखने जा रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में एक। पीआरडी के स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली और इस मौके पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी और विभागीय मंत्रियों ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पीआरडी जवानों के परिवारजनों को चेक भी वितरित किए। इस मौके पर पीआरडी को अपना लोगो यानी निशान चिन्ह भी मिल गया है और उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में पीआरडी के जवानों का अहम योगदान रहा है, चाहे वह आपदा हो या चारधाम यात्रा। स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर एक गर्म वर्दी व एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली वर्दी की दर 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपये प्रति माह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। पीआरडी स्थापना दिवस की मैं सभी हमारे पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राज्य सरकार लगातार पीआरडी जवानों के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उसे ऊंचा रखने के लिए लगातार उनके कार्यक्रमों को रखते हुए उनकी भावनाओं के अनुसार एक्ट में जब जो संशोधन करना पड़ा उस संशोधन को भी किया है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके मानदेय में भी वृद्धि करी है और लगातार उनकी मांग जो एक मृत आश्रितों को भी नौकरी मिले, उस भावनाओं को भी संकलित करते हुए शासनादेश में परिवर्तित किया है। वाक्य का लोकार्पण किया जाएगा। तो हुई है 75,000 की धनराशि का चेक। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री के वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सकारात्मक पहल की है। उत्तराखंड में देवी देवताओं की शादी का वर्णन है और यहां पर लोग आकर पुण्य का लाभ कमाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। पीएम मोदी जब जनता से अपील करते हैं तो वो अपील एक आंदोलन बन जाता है। आपको बता दें कि देहरादून में पीएम मोदी ने कहा कि विदेशों में जाकर शादी करना हमारे देश के धना सेठों के लिए फैशन बन गया है। पीएम ने सभी से अपील की कि उत्तराखंड में आकर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएं। क्योंकि पौली में जब गुप्ता बंधुओं की शादी हुई थी और आप भी विधायक थे, उनका कहना है कि हमने केवल उनकी गंध उठाई थी,
बाकी और कोई वहाँ पे कार्यक्रम जो हुआ वो तो उन्होंने अपने हिसाब से किया। यहाँ पे वैट और उत्तराखंड करके कोई फायदा नहीं। मैं उस क्षेत्र का विधायक रहा हूँ और गुप्ता बंधु की शादी में भी गया था। वैधानिक व्यवस्था क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। किसी देश के अंदर किसी व्यक्ति पर क्या आरोप लग रहे हैं उसका कानून देखेगा। लेकिन उद्यमी ने वहां पर जब वो विवाह अपने दोनों पुत्रों का किया तो मैं कह सकता हूँ स्थानीय जो वहां के होटल्स थे, स्थानीय जो लोग थे, उनको निश्चित उसका लाभ मिला है। इसकी जानकारी शायद कांग्रेस को लोगों को नहीं है। ये ठीक है कि जहां कोई स्थान होता है उसकी स्वच्छता की तक की भी व्यवस्था उन्होंने किया। उसके जो कोर्ट ने जो धनराशि बोली थी वो वहां के नगर पालिका नगर निगम को वो धनराशि की मुहैया कराई गई। सर अभी बीजेपी राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और सांसद राज्यसभा डॉक्टर नरेश बंसल ने सदन में देवभूमि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया और सदन के माध्यम से सरकार से जनहित में निवेदन किया है कि उत्तराखंड में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं और कोचिंग की व्यवस्था की जाए। डॉक्टर नरेश बंसल ने स्पेशल मेंशन में ये उत्तराखंड के खिलाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय उठाया है। डॉक्टर नरेश बंसल ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र होने के साथ ही पूरे भारत के मुकुट के रूप में विराजमान है। ये भी कहा कि उत्तराखंड के निवासी बहुप्रतिभा के धनी हैं और उत्तराखंड ने संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, वीजा और खेल से पूरे देश को बहुत सारे रत्न दिलाए हैं। यहाँ से लगभग हर घर से एक जन पर भारतीय सेना में शामिल हो और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र होने के साथ ही इसमें हिमालय, चार धाम, जीवनदायिनी नदियां व वन हैं। उत्तराखंड के निवासी बहुप्रतिभा के धनी हैं। वह उत्तराखंड ने संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, वीरता और खेल में पूरे देश को बहुत सारे रत्न दिए हैं। यहाँ से लगभग हर घर से एक जन भारतीय सेना में शामिल हो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले कुछ महीनों में महिलाओं के प्रति अपराध काफी बढ़ गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के माध्यम से राज्य में महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है, चाहे वो बलात्कार हो, छेड़छाड़ या लूटपाट के मामले हो। इसी पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बीच ने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि एनसीआरबी की जब भी रिपोर्ट आती है तो सरकार की पोल खोल देती है। उन्होंने कहा कि राज्य इस समय अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि महिला अपराध की बाढ़ इस राज्य में आई हुई है। देखिए, एनसीआरबी की जब भी रिपोर्ट आती है, आप 2021-22 की रिपोर्ट उठा दीजिए, अब 22-23 की रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए, तो राज्य जो है अपराधियों का गढ़ बना हुआ है, अपराध का गढ़ बना हुआ है और महिला अपराधों की बाढ़ इस राज्य में आई हुई है। 21-22 में जो है 872 रेप यहां पर बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हुए थे और सरकार अपनी पीठ थपथपा पा रही है। ये देवभूमि है, आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? अब फिर 22-23 की रिपोर्ट एनसीआरबी की आ गई है, उसमें भी जो है लगातार अपराधों की संख्या बढ़ रही है और महिला अपराधों पर जो है सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में नए सर्किट बनाए हैं। कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सतपाल महाराज ने बताया कि 12 सर्किट गढ़वाल मंडल के अंदर बनाए गए हैं, जबकि 12 कुमाऊं मंडल के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें मुख्यतः विष्णु भगवान का सर्किट बनाया गया है। शक्ति और शंकर भगवान का सर्किट भी बनाया गया है। इसके अलावा नवग्रहों का सर्किट भी बनाया गया है। सतपाल महाराज का कहना है कि सरकार ने काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो टूरिस्ट इस और डाइवर्सिफाई होंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार कीर्ति के स्वामी को भी सजाने और संवारने में लगी हुई है। उनका सम्मान इस कार्यक्रम है। पर्यटन के क्षेत्र में हमने सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें 12 हमने उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के चिन्हित करके हमने सर्किट्स बनाए हैं। विष्णु भगवान का सर्किट बनाया है, शक्ति का सर्किट बनाया है, शंकर भगवान का सर्किट बनाया है, नवग्रहों का सर्किट बनाया है, जिसमें 12 हमने गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के लिए हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया है और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप में जो टूरिस्ट है वो डाइवर्सिफाई होगा। स्वागत माननीय कैबिनेट मंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने हल्द्वानी जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला कैदियों से बातचीत कर जेल प्रशासन को बंदियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि उनकी महिला कैदियों से बातचीत हुई है, वह अपनी पूर्व में की गई गलतियों से दुखी है, इसलिए जेल प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें स्वयं सहायता समूह की तरह प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में वह अपराध क्षेत्र में न जाकर अपनी रोजी रोटी पर ध्यान दे सके। तो सब जा सकते भाई, यहीं तक 77 महिलाएं हैं और जो आप लोग प्रतीक्षा करते रहे उसका भी मैं बता दूं कि एक एक महिला कैदी से मैं मिली, एक एक महिला कैदी के बारे में मैंने सुना है कि वो किस तरह के अभियोग में वो अंदर हैं, और बहुत सारी महिलाएं ये हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमें एक बार मौका दिया जाए, हमारी बात न्यायालय तक पहुंचाई जाए। जाइए तो सब जा सकते भाई। टनकपुर के उत्सव गार्डन में पुस्तक मेला आयोजन समिति की गई है और इसी दौरान प्रेस वार्ता भी की गई है। इस दौरान समिति में 3 दिवसीय लगने वाले पुस्तक मेला को भव्य बनाए जाने और मेले का लाभ युवाओं को किस प्रकार मिल सके, इस तमाम जनहित कार्यों को लेकर मौजूद पत्रकारों के साथ मंथन किया गया। इस दौरान समिति की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि द्वितीय पुस्तक मेला 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा और मेले का आयोजन राम रतन लाल भागवत सरन अचल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत में किया जाएगा। समिति सचिव नवल किशोर तिवारी ने बताया, द्वितीय पुस्तक मेले का उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। बैठक में समिति उपाध्यक्ष हंसा जोशी, समिति के कोषाध्यक्ष अनिल चौधरी पिंकी, सचिव नवल किशोर तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। लेकिन उसमें क्या हुआ ना कि हमारे को कमेटी के द्वितीय पुस्तक मेले का आयोजन आगामी 22, 23 और 24 दिसंबर को टनकपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हमने आशीर्वाद पत्र प्राप्त कर लिया है और उनकी भी इसमें सहभागिता रहेगी। और इसमें हमने विविध बौद्धिक सत्रों को रखा है। 60,000 से अधिक इसमें किताबें आने वाली हैं यहाँ पर, और उसमें 100 से अधिक पब्लिकेशन यहाँ पर बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे। 2D 3D मॉडल, वैज्ञानिक कोना, साथ में उनका 5 दिवसीय बाल कार्यशाला है। अपना नाम कमाता है तो क्यों ना 22 और 24 सितंबर तक ये समारोह मेला जो है चलेगा। आपको बता दें कि इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया है किस तरह से युवाओं को खेल के साथ जोड़ा जाए। 22 और से लेकर 24 सितंबर तक ये मेला चलेगा, इसकी जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। टनकपुर में पुस्तक मेला लगाया गया है जिसमें प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान कई तमाम जानकारियां दी गई है। टनकपुर में पुस्तक मेला लगने जा रहा है। आपको बता दें 22 से 24 दिसंबर तक ये मेला आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पुस्तक मेले की तमाम जानकारियां साझा की गई है। नाराज किसानों ने लिब्बरहेड़ी गन्ना विकास समिति की तालबंदी पर प्रदर्शन किया। किसानों ने पर्चियों में धांधली का आरोप लगाया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पर्ची में धांधली और जल्द ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ तो किसान सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी किसानों के साथ लिब्बरहेड़ी गन्ना विकास समिति पहुंचे। संजय चौधरी ने कहा कि पर्चियां में धांधली की जा रही है, ऐसे आने के बावजूद भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है और न ही गन्ने का मूल्य घोषित किया जा रहा है। किसानों की समस्या दूर नहीं हुई तो हजारों की संख्या में किसान धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी,
भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, गुंडागर्दी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक वीरेंद्र रुयाल ने मुख्यालय पौड़ी में पत्रकार वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। सामूहिक रूप से बागवानी कर गांव में बंजर पड़े खेतों से सरसब्ज किया जा सकता है और उत्तराखंड के गांवों में पलायन और बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी हो सकता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते उनके सही क्रियान्वयन की दिशा में पहल की जाए। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आपको भी सुनाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे दायित्व दिया है, निसंदेह उन्होंने पहाड़ उनको बहुत प्रिय उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अनेक दौरे उन्होंने किए हैं। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में थे, तो कहीं न कहीं उनके पास ये रिपोर्ट जरूर है कि उत्तराखंड बंजर हो रहा है, और खासकर पौड़ी जिला और अल्मोड़ा जिला ये तो पूरी तरह से बंजर है। हम लोग बहुत काम करने वाले लोग हैं, तो क्यों ये बंजर हो रहे हैं, किस प्रकार हो रहे हैं, इन पे हम लगातार अब दौरा कर रहे हैं। पौड़ी में अपने गृह क्षेत्र में प्रेस रायवाला थाना पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 धारदार चाकू बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पूछताछ में युवक चाकू रखने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा, जहां अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दो युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इनके पास से धारदार हथियार बरामद किए हैं पुलिस ने। आपको बता दें कि 2 धारदार चाकू इन युवकों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। विकासनगर में लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। देर रात कुंजा ग्रांट में चोरों ने राजकीय कानून देखेगा, लेकिन उद्यमी ने वहां पर जब वो विवाह अपने दोनों पुत्रों का किया, तो मैं कह सकता हूँ स्थानीय जो वहाँ के होटल्स थे, स्थानीय जो लोग थे, उनको निश्चित उसका लाभ मिला है। इसकी जानकारी शायद कांग्रेस को लोगों को नहीं है। ये ठीक है कि जहाँ कोई स्थान होता है उसकी स्वच्छता की तक की भी व्यवस्था उन्होंने किया। उसके जो कोर्ट ने जो धनराशि बोली थी, वो वहाँ के नगर पालिका नगर निगम को वो धनराशि की मुहैया कराई गई। सर अभी फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाशर में आपसे दूंगा, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।